नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्पलीफायर रिपेयरिंग की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों आज हम एम्पलीफायर रिपेयरिंग कोर्स का लेसन 13 है, यानी लेसन 13 है। तो इसमें हम आज समझने वाले हैं कि जो आहूजा SSA 250 DP ये एम्पलीफायर होता है आहूजा कंपनी की तरफ से 250 वाट का। इसकी हम आज से शुरू करने जा रहे हैं इसका लेसन, और इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से ये एम्पलीफायर बना हुआ है और किस तरह से एम्पलीफायर काम करता है। और दोस्तों इसके जरिए आप इस मॉडल से बने हुए सभी एम्पलीफायरों के बारे में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम समझने वाले हैं कि जो ये आहूजा 250 वाट एम्पलीफायर है इसका पावर सेक्शन किस तरह से काम करता है, कौन सी सप्लाई कहां पर दी जाती है, क्यों दी जाती है और किस तरह से दी जाती है, ये चीजें आज हम अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और साथ में ही हम जानेंगे कि सिंपलीफायर में कौन कौन से सेक्शन होते हैं और कौन कौन से सेक्शन को किस तरह से पावर सप्लाई दी जाती है, कहां से उसकी पावर सप्लाई बनती है। क्योंकि जब हम टेस्टिंग करेंगे तो हमें पावर सप्लाई का पता होना चाहिए और सेक्शन का पता होना चाहिए। तो आज हम सभी सेक्शंस के बारे में जानेंगे और उनके पावर सप्लाई कहां से आती है ये चीज जानने का प्रयास करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग बना के रखी है। शायद आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैं इसमें सभी में नाम लिख करके रखा हूँ। जैसे देख सकते हैं ये हमारा VU मीटर है, ठीक है। जो VU मीटर होता है, जो आपने देखा होगा जो एम्पलीफायर के आगे जो LED जलती रहती है आवाज बढ़ाने पर, तो उसको VU मीटर बोलते हैं। तो ये यहाँ पर VU मीटर का सर्किट बना हुआ है। उसके जस्ट नीचे देखेंगे यहाँ पर देखिए ये ब्लूटूथ कार्ड है, जो कि आहूजा कंपनी में जो ये 250 DP एम्पलीफायर होता है उसमें एक डिस्प्ले लगा होता है, यानी ब्लूटूथ कार्ड लगा होता है उसमें पहले से ही। तो यहाँ पर देखिए उसका मैंने कार्ड ड्रॉ करके रखा है। और साथ में देखिए यहाँ पर एक सेक्शन होता है जो स्पेशली 7805 के लिए सप्लाई देने का काम करता है, और साथ में ये ब्लूटूथ को ड्राइव करने का काम करता है, यानी इसकी सप्लाई के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सेक्शन मैंने अलग से ड्रॉ किया है। इसमें ट्रांसफार्मर और रिले वगैरह सारी चीजें इसमें होती हैं। और यहाँ पर देखिए इसके बाद देखेंगे ये हमारा माइक बोर्ड है, ठीक है। जो आगे आपको पैनल में माइक देखने को मिलेगा, जो 5 पीस माइक होते हैं, 6 पीस माइक लगे होते हैं, उनके लिए अलग से बोर्ड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसके लिए यहाँ पर बोर्ड, माइक बोर्ड बना रखा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एक सेक्शन होता है बेस टेबल का। जो बेस टेबल होता है दोस्तों, आपको पता है बेस टेबल किसे कहते हैं। जो बेस और टेबल बढ़ाया जाता है उसके लिए स्पेशल एक बोर्ड बनाया जाता है। किसी सर्किट में वो मिक्स होता है, किसी में अलग किया जाता है। तो देख सकते हैं मैंने उसके लिए भी यहाँ पर सेपरेट सप्लाई बना रखी है, यानी सेपरेट बोर्ड बना रखा है। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ड्राइवर बोर्ड, ठीक है। जो मेन ड्राइवर बोर्ड होता है जो हमारे सिग्नल को या हमारे सॉन्ग को एम्पलीफाई करने का काम करता है, यानी पूरे सेक्शन को ड्राइव करने का काम करता है। इसको ड्राइवर बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा ड्राइवर बोर्ड यहाँ पर मैंने बना रखा है। और साथ में देखेंगे यहाँ पर मैंने आउटपुट स्टेज के लिए जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए होते हैं 3773 या 2SC5200, आपको ये दोनों चीजें मिल सकती हैं। तो आप ऐसी इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे इसमें कि आपको चाहे 5200 हो और चाहे 3773 हो, चाहे 3055 हो, सभी चीजें आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी। इसमें कोई भी एम्पलीफायर आपके सामने आ जाएगा, चाहे 3055 का हो और चाहे जो हो, तो आप उसको इजिली रिपेयर कर पाएंगे। बस आपको समझने में पूरा ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है। और साथ में देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है वो भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं कि पावर सप्लाई किस तरह से कहां पर कैसे दी जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रखा है, देख सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर यहाँ पर बना हुआ है, ये 250 वाट से ऊपर का होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये एम्पलीफायर का जब कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये एम्पलीफायर जो है वो 250 वाट से ज्यादा होता है, ठीक है। 250 वाट एग्जैक्ट नहीं होता है, जैसे नॉर्मल कंपनियां बनाती है तो 250 वाट बोलेंगे तो उससे कम ही होता है। लेकिन जो आहूजा कंपनियां बनाती हैं तो उसमें आपको 250 वाट का बोल के देंगे तो उससे ज्यादा ही निकलेगा, कभी भी कम नहीं निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर रखा है। तो दोस्तों ये 220 वोल्ट से चलने वाला ट्रांसफार्मर होता है। और ये जो एम्पलीफायर होता है ये मैक्सिमम 35-36 वोल्ट 40 वोल्ट तक का एम्पलीफायर होता है। इसमें मैक्सिमम 40 वोल्ट तक दे सकते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट से चलेगा।
और उसके बाद इसके सेकेंडरी में से 35 वोल्ट आउटपुट होते हैं, ठीक है। 35 से 36 वोल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ड्रॉ करके रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका पावर लीड बना रखा है। जब एम्पलीफायर देखेंगे आपको तो ये पीछे की तरफ आपको ये वायर मिलेगी, जो इसे कहते हैं पावर कोड, ठीक है। ये पावर कोड दोस्तों, इसका जो कनेक्शन है सीधा जाता है हमारे स्विच पर। जो हमारा स्विच लगा होता है एम्पलीफायर के जस्ट सामने दबाने पर, जिसे हम चालू करते हैं, पावर स्विच बोलते हैं। तो यहाँ पर पावर स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे तो ये जो हमारी सप्लाई यहाँ से इन हुई है, और वो सप्लाई यानी 220 वोल्ट यहाँ से सीधा जाएगी ट्रांसफार्मर पर, और बीच में एक फ्यूज लगा हुआ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एक फ्यूज भी लगा हुआ होता है, तो मैंने ये फ्यूज भी यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये फ्यूज जो होता है ये आपको 4 एम्पियर के आसपास मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि जो सप्लाई है ये 300 वाट की आसपास ये काम करता है। तो जो फ्यूज होता है दोस्तों उसको थोड़ा सा बढ़ा करके रखा जाता है। उसको ऐसा नहीं कि आपका जो एम्पलीफायर है उसी हिसाब से उसके एम्पियर के हिसाब से ही रख दिया जाए। तो इसको एम्पियर से 2 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना या 3 गुना भी हो सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 एम्पियर का फ्यूज कंपनी लगा करके देखती है। जब भी आपका खराब हो जाए तो आप 4 एम्पियर के आसपास का ही फ्यूज लगाएं, उससे कम ना लगाएं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हमारी सप्लाई इन होगी हमारे ट्रांसफार्मर पर। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी कॉइल है। तो यहाँ पर हमारी सप्लाई इन होगी, कितना होगी, 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट एसी होगा, ठीक है। एसी में यहाँ पर लिख दे रहा हूं, एसी 220 वोल्ट एसी इन होगा। और उसके बाद इसके सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी कॉइल में देखिए, तो यहाँ सेकेंडरी कॉइल में आपको एक पीएफ देखने को मिल सकता है, 0.1 यूरो का पीएफ लगा होता है। और उसके बाद ये जो सप्लाई हमारी यहाँ से निकलती है ये भी हमारी एसी होती है, ठीक है। ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई निकलेगी सेकेंडरी से, तो वो भी हमारी एसी होती है दोस्तों। तो यहाँ से ये एसी जो वोल्टेज है ये आ करके सीधा एक ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पर जाता है, ठीक है। ब्रिज रेक्टिफायर डायोड कैसा होता है ये आपको पता होगा, इस तरह का होता है, ठीक है। इस तरह का ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर डायोड होते हैं, 4 डायोड से मिलकर के बना होता है। जिस तरह मैंने यहाँ पर 4 डायोड बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो डायोड का एक निगेटिव, ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव जहां पर मिल रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमारी जो सप्लाई है वो एक सप्लाई यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ये भी एसी होगी, और जो नीचे की तरफ से जा रही है, ठीक है, दूसरे वायर से, ये भी हमारी एसी होगी। और ये भी सेम इसी तरह, जैसे डायोड का एक निगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट जहां आपस में मिले हुए हैं, यहीं पर इस सप्लाई को दिया जाता है, ठीक है। आपको इस तरह के कई भी अलग अलग तरीके के डायोड आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर लिखा हुआ होता है कि जैसे यहां पर देख सकते हैं आप, ये मेरे पास एक डायोड है, तो दोस्तों इस डायोड को जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका ये 4 पिन का होता है, ठीक है। इसमें 4 पिन बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए चारों, इसमें से 3 पिन आपको एक तरह से देखने को मिलेगा, और एक पिन होगा वो थोड़ा सा उल्टा लगा होगा, ठीक है। मतलब जो इसकी दिशा है, जैसे देख सकते हैं ये किस तरह से, ये इस तरह से इसके पिने ऊपर नीचे की साइड में बनी हुई है, और इसका भी ऊपर नीचे है। लेकिन ये जो देख सकते हैं ये लेफ्ट और राइट की तरफ इसका जो पिन है इस तरह से इसको बिठाया गया है। तो ये जो पिन होता है दोस्तों यही हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसके जस्ट ठीक अपोजिट यानी उल्टा जो सामने की तरफ जो दिख रहा है ये पॉइंट हमारा निगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये डायोड है, और कुछ डायोडों में यहाँ पर लिखा भी होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव का निशान यानी प्लस बना हुआ है, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव सप्लाई के लिए ये होगा। और उसके जस्ट सामने जो लगा हुआ है पॉइंट, ये पॉइंट हमारा होता है निगेटिव के लिए, ठीक है। यहाँ से हमारा निगेटिव आउटपुट होगा और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये जो दोनों क्रॉस में लगे हुए हैं, ये क्रॉस वाले हमारे एसी इनपुट के लिए होते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर से जो भी सप्लाई आएगी उस सप्लाई को इन दोनों पॉइंट पर दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव से पॉजिटिव ले लिया जाएगा, और निगेटिव वाला पॉइंट उसके सामने ही होता है, ठीक क्रॉस में, तो वहां से हम निगेटिव ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ठीक बिल्कुल क्रॉस में ही ये जो सिस्टम है ये बना हुआ है, देख सकते हैं इसी तरह बना हुआ है। तो यहां से दोस्तों जैसे देख सकते हैं ये जो हमारा माइनस पॉइंट निकल रहा है, ठीक है, यहां से हमारी माइनस सप्लाई निकलेगी और वो सीधा यहां से क्रॉस ओवर होकर के यहाँ पर देखिए ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर का नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूं,
दोस्तों इस कैपेसिटर का नंबर है 15,000 यूएफ। पचास वोल्ट, ठीक है, 15,000 यूएफ 50 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। देख सकते हैं ये इसका एक पॉइंट होता है जो इसमें आपको ऐसा ब्लैक का निशान मिलेगा, ठीक है, आधे पट्टी में ब्लैक का निशान बना होता है, ये हमारा निगेटिव होता है और जस्ट उसके सामने वाला पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव पर कुछ नहीं बना होता है और निगेटिव साइड में आपको निगेटिव लाइन की देखने को मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा निगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। अब वहां से दोस्तों यहां से देखिए मैं इस वायर को ग्राउंड कर रहा हूं, ठीक है। ग्राउंड का मतलब होता है ये जो हमारी कोई भी सप्लाई होती है उस सप्लाई को काम करने के लिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों की जरूरत होती है, ठीक है। सप्लाई कोई भी हो उसमें निगेटिव और पॉजिटिव जरूर होता है। यानी जैसे मान लो, जैसे आप, मैं एग्जांपल दूं, जैसे पेट्रोल और आग, ठीक है। एक पेट्रोल होता है एक आग होता है, यानी इस दोनों को मिक्स करने पर एक ब्लास्ट होता है। बस उसी ब्लास्ट के एक, अगर हम उसको तरीका ले लें, किसी तरीके से इस्तेमाल करें इस ब्लास्ट को, तो एक अच्छा कोई सिस्टम बन सकता है। जैसे कि बाइक गाड़ियों में आपने देखा होगा कि पेट्रोल और आग का इस्तेमाल करके वहां पर बाइक चलाई जाती है या उसका इस्तेमाल किया जाता है, सेम उसी तरह यहाँ पर भी है। इसका यहाँ पर देखिए ये हमारा पॉजिटिव हो गया और ये हमारा निगेटिव हो गया, यानी ग्राउंड, ठीक है। निगेटिव बोलेंगे या ग्राउंड बोलेंगे। निगेटिव अगर यहाँ पर डबल सप्लाई होती तो ये जो ग्राउंड है हमारा ये सेंटर में होता और इसमें सिंगल सप्लाई है, यानी ठीक है, ये सिर्फ सिंगल सप्लाई इसको बोलते हैं, यानी 35 वोल्ट एक को मानेंगे और दूसरा हमारा ग्राउंड होगा, ठीक है। या तो ग्राउंड कहेंगे या तो माइनस पॉइंट कह देंगे, ठीक है। और ये ग्राउंड है वो हर जगह पूरी सप्लाई में आपको हर जगह हर सर्किट में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर निशान का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वायरें नहीं ले जा रहा हूँ और सब जगह इस तरह के निशान बना दूंगा। इसका मतलब यहाँ पर निगेटिव सप्लाई है यानी ग्राउंड है, ठीक है। निगेटिव और ग्राउंड यहाँ पर एक ही है, दोनों वर्ड अलग अलग नहीं है, ठीक है। इस चीज को आपको समझ लेना है। ये जो ग्राउंड है ये भी एक ही है, अगर मैं इसको माइनस कहूं तो भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल सप्लाई है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ग्राउंड बोले और चाहे निगेटिव बोले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं ग्राउंड यहाँ पर सीधा बॉडी पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक वायर लेकर के मैंने यहाँ पर बॉडी में कनेक्ट कर दिया है और यही वायर हर जगह में इस्तेमाल कर लूंगा, वहां पर इस तरह का निशान बना दूंगा, ये ग्राउंड का निशान होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ गया हमारा कितना, पॉजिटिव 35 वोल्ट, ठीक है। जब यहां से रेक्टिफायर से फिल्टर होगा तो यहाँ पर 35 वोल्ट हो जाएगा, जो भी यहाँ पर सप्लाई होगी। जैसे यहाँ पर लगभग 28 से 30 वोल्ट यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर 28 वोल्ट बनाता है और 28 वोल्ट से जब रेक्टिफायर लगा करके हम कैपेसिटर लगाते हैं तो सप्लाई हमारे 35 36 37 वोल्ट आसपास बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहां से देखिए यहीं से सप्लाई को ले जा करके दोस्तों ये सप्लाई अभी पॉजिटिव हमारी यहाँ पर नहीं आई है, हमने यहाँ पर निगेटिव का तो यहाँ पर बता दिया कि यहाँ से निगेटिव हमारी यहाँ पर आकर के कैपेसिटर पर चली गई है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो ये जो सप्लाई यहाँ से निकल रही है इस रेक्टिफाइड डायोड से, ये सप्लाई सीधा जा रही है हमारी कहाँ, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लिखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूं सीबी, सीबी का मतलब होगा सर्किट ब्रेकर। ये आपको हर एम्पलीफायर में देखने को मिलेगी, किसी में आगे लगा देते हैं किसी में पीछे लगा देते हैं। तो आहूजा कंपनी में ये जो सर्किट ब्रेकर है ये आगे की तरफ लगा होता है दोस्तों। और ये जो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, ये सर्किट ब्रेकर एक तरह से मान लो जैसे इसमें लोड होता है, जैसे एम्पलीफायर में किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट होता है, ओवरलोड होता है, तो उस कंडीशन में इसका जो स्विच है वो ऊपर की तरफ निकल जाता है, यानी यहां से ये जो पॉइंट इसका बन रहा है, जंपर बन रहा है इसके अंदर स्विच, ये स्विच ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से स्विच है लेकिन ये ओवरलोड होने पर ओपन होता है। अब जैसे इसको पुश करके दबा देंगे, यानी ये पॉइंट मैंने यहाँ पर पिन बना रखे, इस पॉइंट को दबाएंगे तो ये स्विच चालू हो जाता है, ठीक है। अगर इसको ओवर होता है, इसमें वोल्टेज इससे जरूरत से ज्यादा फ्लो होता है तो ये क्या होता है, ट्रिप हो जाता है। ये एक तरह का एमसीबी मान सकते हैं, एमसीबी की तरह बिल्कुल काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर जो एमसीबी लगा हुआ है इसका जो एम्पियर होगा ये लगभग 12 एम्पियर होगा, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया है 12 एम्पियर के आसपास यह स्विच होगा। 12 एम्पियर से जैसे ही
ओवर वोल्टेज होगा, यानी करंट जो है हमारा एम्पियर जो ज्यादा फ्लो होगा, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगी, एमसीबी ओपन हो जाएगी। यानी इसके जो इस तरफ से सप्लाई यहां से, जैसे ये हमारी सप्लाई यहां से आई और इसके बाद यहां से घूम करके इस तरह से जा रही है, यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर सीधा आ जाइए कैपेसिटर पर। ठीक है, ये जो हमारा कैपेसिटर है, यहां पर हमारी सप्लाई आ रही है इस सर्किट ब्रेकर से, इस तरह से घूम के इस तरह से आ रही है। जैसे कि डायोड से सीधा एक वायर सीधा जा करके ग्राउंड पर जा रहा था, लेकिन जो हमारा पॉजिटिव की तरफ से निकल रहा है, पॉजिटिव सप्लाई सर्किट ब्रेकर पर जा रही है, उसके बाद वहां से घूम करके फिर कैपेसिटर पर आ रही है। कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर और साथ में एक चीज और देखेंगे, जब भी यहां पर देखिए सर्किट ब्रेकर के दोनों पॉइंट से लेकर के मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा करके, ठीक है, मैं एक यहां पर रेजिस्टेंस लगा दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस इस एलईडी को ग्लो करने के लिए है। इस रेजिस्टेंस का मैं आपको मान बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पर जो रेजिस्टेंस लग रही है वो 6.8 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहां पर लगी हुई है। अब ये जो एलईडी है वो कब जलेगी, जब ये हमारी एमसीबी ओपन हो जाती है तो ये एलईडी हमारी ग्लो हो जाती है। यानी ओवरलोड जो लिखा होता है, ओवरलोड की एलईडी ग्लो हो जाती है। यानी हमें पता चल जाता है कि जो हमारा एम्पलीफायर है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो गई है, इसकी वजह से इसमें ओवर करंट फ्लो हुआ है, और ओवर फ्लो करंट होने की वजह से ये एमसीबी है या जो सर्किट ब्रेकर है ये हमारी ट्रिप हो गई है। ठीक है, तो यहां पर ये एलईडी ग्लो हो जाती है। किस तरह से, देखिए जैसे यहां से जो सप्लाई आ रही है और इस सर्किट ब्रेकर के एक पॉइंट पर इस तरह से इन हो रही है। क्या हो रहा है, यहां पर इन हो रही है, और सेम वहीं से हम एक वायर लेकर के एक रेजिस्टेंस लगा करके एक एलईडी लगा देते हैं, और दूसरा एलईडी दूसरा सिरा है वो हम सर्किट ब्रेकर के दूसरी साइड में लगा देते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो ये जो एलईडी है वो सर्किट ब्रेकर है दोस्तों, तो इसका जो वायर है इसमें रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट एक तरफ से फ्यूज जैसे होता है, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस का होता है। तो क्या होता है, जैसे यहां से जो करंट जा रहा है, अब ये ऑन कंडीशन में है, तो दोस्तों यहां से जैसे हमारा पॉजिटिव करंट यहां से निकल रहा है और इस सर्किट ब्रेकर से घूम करके और हमारे जो कैपेसिटर है उस कैपेसिटर पर आ रहा है। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो शॉर्ट हो जाता है, ये जो हमारी सप्लाई है जो 35 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई है, ये किसी कारण ग्राउंड से जुड़ जाती है या कोई ऐसा कंपोनेंट लगा है बीच में जो शॉर्ट हो गया है, यानी ग्राउंड से जुड़ गया है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ से ओवर करंट फ्लो होता है और ये सर्किट जो है हमारी ओपन हो जाती है। ओपन हो जाने से वजह से क्या होता है कि जो यहाँ से सप्लाई जा रही होती है, यानी जो यहाँ से सप्लाई जा रही है, ठीक है, तो ये कहां से जाने लगेगी, इस तरफ से जाने लगेगी। ठीक है, क्योंकि इस लाइन में क्या हो जाएगा, ग्राउंड जुड़ जाएगा, यानी जो ये ग्राउंड है हमारा इस लाइन से जुड़ जाएगा, तो यहां से ग्राउंड वापस इस तरफ रिवर्स करंट आने लगेगा, और इस रिवर्स करंट की वजह से ये जो हमारी सब एलईडी है ये ग्लो हो जाएगी। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। जैसे ये जो हमारा रेक्टिफायर डायोड है, ये सप्लाई यहां से इस तरह से घूम करके और कहां जा रही है, इस कैपेसिटर पर आ रही है। ठीक है, अब ये जो ऑन कंडीशन में, ठीक है, अभी जैसे ये स्विच इसका कट जाता है, यानी जो इसका फ्यूज है इसका कट जाता है, तो क्या होगा, यानी इस इधर शॉर्ट होगा तभी ये कटेगा। ठीक है, जैसे यहां पर शॉर्ट हो जाएगा और ये जो लाइन है ये किसी वजह से आपस में शॉर्ट हो रही है यहां पर, तो क्या होगा कि ये जो ग्राउंड है ये ग्राउंड इस वायर से आने लगेगा, और यहाँ पर ये जो सर्किट है ये ओपन हो जाएगी, यहां से इस तरह से ओपन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। अब क्या होगा कि यहां से पॉजिटिव हमारा सीधा इस एलईडी पर आ ही रहा था, डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं पॉजिटिव आ रहा था, और ये ग्राउंड है यहां से घुस करके, जहां से शॉर्ट हुआ है वहां से घुसेगा और सीधा इस तरह से देखिए यहां से आकर के एलईडी पर चला जाएगा, तो ये हमारी एलईडी ग्लो करने लगेगी। इस तरह की चीजें आप खुद भी बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो मैं इसको वापस से मिटा देता हूं। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सर्किट ब्रेकर का और फॉल्ट का जो सिस्टम, फॉल्ट वाली एलईडी जो जलती है या ओवरलोड की एलईडी जलती है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अभी आगे देखता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आ गया, हमारा सप्लाई यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस सर्किट ब्रेकर से ही हम इस सर्किट ब्रेकर को भी समझ गए। ठीक है, अब इससे पहले भी हमने ये समझा था कि ये जो हमारे ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस सॉरी ये जो हमारे डायोड लगे हुए हैं ये शॉर्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है कि ये जो हमारी सप्लाई है पूरी ब्लॉक कर देता है और हमारे ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर पर
ओवरलोड होने लगता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा फ्यूज है यहाँ पर लगा हुआ, ये देखिए ये हमारा फ्यूज है, ये फ्यूज हमारा क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, ये फ्यूज जो होता है ये लगभग 4 एम्पियर का होगा। ठीक है, ये 4 एम्पियर का फ्यूज यहाँ पर लगा हुआ है, ये फ्यूज हमारा ओपन हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमारा लगभग यहाँ पर शॉर्ट हुआ है। तो ये भी एक तरीका है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो टेक्नीशियंस होते हैं वो कंडीशन देख करके ही उनको समझ में आ जाता है कि फॉल्ट कहां पर होगा या किस जगह पर होगा। तो इसका सीधा सा मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी हमने देखा कि अगर इस लाइन के आगे शॉर्ट हो रहा है, इस ब्रिज रेक्टिफायर के आगे अगर शॉर्ट हो रहा है, तो ये एलईडी हमारी ग्लो हो रही है ओवरलोड दिख करके। ठीक है, यहाँ पर ओवरलोड हो रहा है और ये सर्किट ब्रेकर हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है, तो अगर बाई चांस इसके और पहले होता है, यानी जो ये हमारा रेक्टिफायर डायोड लगा है तो ये इस कैपेसिटर के पहले लगा है। ठीक है, अगर ये रेक्टिफायर डायोड शॉर्ट होता है या इस ट्रांसफार्मर में हमारे कमी आ जाती है, तो क्या होगा कि यहाँ पर लगा हुआ 4 एम्पियर का ये जो फ्यूज है ये ओपन हो जाएगा, यानी ये मतलब कि कट जाएगा, फिर खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर खराब होने पर पता चल जाएगा कि आपको पूरी सप्लाई बिल्कुल भी हमारा सेट जो है वो डेड कंडीशन में चला जाएगा। तो इस कंडीशन में आप समझ लेंगे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारा गड़बड़ हुआ है, यानी जो हमारा फ्यूज खराब हुआ है इसकी कहीं ना कहीं वजह है कि हमारे एम्पलीफायर में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। यह जो ओपन होता है तो भी आपको इसको बार बार चालू नहीं करना है, इसको सीरीज में लगा के आपको चेक करना है, क्योंकि अगर बार बार इसको चलाएंगे तो क्या होगा, कोई और लाइन ब्रेक हो जाएगी, कोई और जो चीजें लगी हुई हैं, वायर लगा हुआ है वो जल जाएगा, जो भी चीजें लगा होगा वो बार बार जलता रहेगा। तो आप यहाँ पर इसको बार बार उठाए नहीं, इसको सीरीज में लगा दें, उसके बाद फिर से अच्छे से समझें। और इसकी लाइन को क्या करेंगे, जब यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम होने लगेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है हमारी, ठीक है, यहाँ से जो सप्लाई आ रही है या जो यहाँ से निकल करके आगे जा रही है, ठीक है, जैसे यहाँ से हमारी सप्लाई आगे की तरफ जा रही है, तो यहाँ से आप इस वायर को ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद क्या होगा कि अगर जो इस लाइन में शॉर्टिंग है तो आपका ये जो सेक्शन है सप्लाई सेक्शन वो पूरी तरह से सेफ हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम है वो वहां पर दिखाना बंद कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपका सीरीज लैंप यहाँ पर हटा देने पर सीरीज लैंप अगर बंद हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि हमारी प्रॉब्लम आगे है। ठीक है, तो एक साथ एक चीज और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर होता है आहूजा SSA 250 DP, तो ये एम्पलीफायर दोस्तों 24 वोल्ट बैटरी से भी चलता है। ठीक है, ये एम्पलीफायर 24 वोल्ट बैटरी से भी चल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसको भी समझ लेते हैं इसका कनेक्शन किस तरह से होता है, क्योंकि जो आप देखेंगे पीछे की तरफ ये कनेक्शन दिया हुआ होता है, वहां पर लिखा होता है 12 वोल्ट, वो सॉरी वहां पर 24 वोल्ट लिखा हुआ होता है, यानी दो बैटरियों को सीरीज करके 24 वोल्ट क्रिएट किया जाता है और उसी 24 वोल्ट से इस एम्पलीफायर को चलाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका पॉजिटिव पॉइंट है और ये वाला नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इस नेगेटिव को मैं क्या कर दिया हूँ, यहाँ पर ग्राउंड कर दिया हूँ, ले जा करके आगे ग्राउंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, यानी ग्राउंड का मतलब आप समझ गए, सारी जगह जुड़ गया आपस में। ठीक है, ग्राउंड का मतलब मैंने पहले भी बताया कि ग्राउंड का मतलब है कि सारी जगह आपस में जुड़ गया है, सभी सर्किट में पहुंचे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, और इस तरह से सब जगह आपको ये ग्राउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम ग्राउंड को आपस में जोड़ देते हैं और सिर्फ हमारा पॉजिटिव सप्लाई जो बच रहा है, यानी जो प्लस है, उसी को हम आगे समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या किया जाता है, दो डायोड ले करके इन डायोडों को आपस में इस तरह से पैरेलल कर दिया जाता है। ठीक है, ये सीरीज नहीं है। ठीक है, इसको पैरेलल बोलते हैं, यानी आपस में आमने सामने इस तरह से लगा देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, इस तरह से लगा करके, और ये जो सप्लाई यहाँ पर आएगी, बैटरी की जो सप्लाई यहाँ पर आएगी, इस सप्लाई को ले जा करके सीधा कहाँ ले जाते हैं, हमारे ये जो रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं, इस रेक्टिफायर डायोड से। ठीक है, ये इसलिए ताकि जो हमारा बाई चांस अगर यहाँ पर ओवरलोड है, ठीक है, हमारे एम्पलीफायर में ओवरलोड है, तो ये जो सप्लाई जाती है सीधा यहाँ पर, यानी जो सर्किट ब्रेकर हो करके ही वापस आएगी यहाँ पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है ताकि अगर बाई चांस गड़बड़ है तो ये आपका एम्पलीफायर बैटरी से भी नहीं चलेगा, यानी बैटरी से भी ओवरलोड दिखाए, इसके लिए यहाँ पर इस तरह से कनेक्शन यहाँ पर ले जा करके, और यहाँ पर देख सकते हैं इस मैंने क्रॉस वायर किया है, उसके बाद इस वायर में यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, जो हमारा रेक्टिफायर का पॉजिटिव पॉइंट है वहां पर ही मैंने जोड़ दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर सिग्नल सॉरी हमारा वोल्टेज यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा पॉजिटिव वहां पर चला गया बैटरी से,
अब उसके बाद यहीं से एक रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगी है, ये 56 किलो ओम की हो सकती है, ठीक है, 56 किलो ओम, 1 वाट 2 वाट यहां पर लगी हो सकती है। तो मैं एक बार देख भी लेता हूं कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम की है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 56 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पर मैं 56 ओम्स 2 वाट, ठीक है, 56 ओम 2 वाट की रेजिस्टेंस लगा करके क्या करते हैं, अब उसी के पैरेलल में यहां पर देखिए एक डायोड और लगा हुआ है, इस डायोड को यहां पर जोड़ दिया, ठीक है, यहां पर हमने जोड़ दिया है। अब ये सप्लाई सीधा जा रही कहां, हमारी जो ड्राइवर बोर्ड होता है, ड्राइवर बोर्ड में दोस्तों आप जब ड्राइवर बोर्ड देखेंगे तो मैं यहां पर एक डेमो के लिए आप ड्राइवर बोर्ड ले लेता हूं आपके लिए। तो दोस्तों यहां पर ये जो हमारा सप्लाई जा रहा है, इस ड्राइवर बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये जो ड्राइवर बोर्ड होता है, ये ड्राइवर बोर्ड दोस्तों इसमें लगा हुआ होता है 7818, ठीक है, ये देख सकते हैं 7818 मैंने लिखा है। यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, इस ट्रांजिस्टर से ही हमारी पूरी सप्लाई यहाँ पर क्रिएट होती है, और ये ट्रांजिस्टर आपका इस ड्राइवर बोर्ड के अंदर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो सप्लाई निकल रही है इस तरह से, इसी सप्लाई को ले जा करके हम इस 78018 पर दे देते हैं एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस भी लगा रखा है, ये देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगा रखा है 56 किलो ओम का, 51 या 50 ओम का भी 50 ओम का हो सकता है या 56 ओम का, ठीक है। ये 2 वाट के आसपास रेजिस्टेंस लगी होती है, 2 वाट का आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यही सप्लाई, ठीक है, जैसे हम जब बैटरी से चलाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर ये सप्लाई आती है घूम करके, और जब हम बिजली से चलाते हैं, जैसे हमने बिजली से सप्लाई दिया है, तो क्या होता है कि ये जो डायोड लगे हुए होते हैं, इन डायोडों को लगाने का मेन रीजन यही होता है कि ये डायोड पीछे की तरफ सप्लाई जाने नहीं देते, यानी पहले से ये हमारा पॉइंट ग्राउंड है और ये वाला पॉइंट हमारा पॉजिटिव है, तो ये जो सप्लाई आएगी तो वो वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये जो आप सप्लाई पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई आपको पता है कि इस डायोड के पीछे की तरफ नहीं जा सकती है, यानी उल्टा नहीं जा सकती है। अगर यहाँ पर निगेटिव सप्लाई होती तो इस तरह की कंडीशन में यहाँ पर निगेटिव सप्लाई आ सकती थी, लेकिन पॉजिटिव कभी भी यहाँ से पीछे की तरफ नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ पर ये डायोड लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हाई एम्पियर के डायोड हो सकते हैं, और इन डायोड को इसीलिए पैरेलल यहाँ पर 2 पीस लगाया गया, क्योंकि यहाँ पर इन डायोडों से हमारा पूरा लोड चल रहा है, जो भी हमारा एम्पलीफायर का लोड होता है आउटपुट सेक्शन का, यानी जो हमारे मेन ट्रांजिस्टर्स होते हैं, आउटपुट ट्रांजिस्टर्स, उनका जो पूरा लोड होता है इन दोनों डायोड पर होता है, इसलिए यहाँ पर 2 डायोड इस्तेमाल किए गए हैं, और यहाँ पर एक डायोड इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ जो हमारा ड्राइवर बोर्ड होता है, ड्राइवर बोर्ड को सप्लाई देने के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए एक ही हमारे डायोड से काम हो रहा है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं, जो 56 किलो ओम की 56 ओम की, ठीक है, किलो नहीं, 56 ओम की जो रेजिस्टेंस है, ये क्यों लगाई गई है इसके लिए भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सप्लाई होता है, ये सप्लाई जो हमारा मेन सॉरी जो हमारी एसी से सप्लाई जो बनती है, तो ये सप्लाई होती है 36 वोल्ट 37 वोल्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर ओवर वोल्टेज आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, तो ये जो हमारा 78018 है, ये काफी ज्यादा हीट होता है और खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो और इसकी क्वालिटी भी बिल्कुल बेकार हो जाती है, इसलिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगाया गया है। अगर बाई चांस ऐसा हो कि उस पर सप्लाई आ रही है, और ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस आपस में शॉर्ट हो गया, ठीक है, यानी इसकी जो रीडिंग होगी वो 0 हो जाएगी, अगर इसको आप चेक करेंगे तो 0 हो जाएगा, या इसकी रीडिंग और कम हो जाएगी, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आवाज आपकी खराब हो जाएगी और बिल्कुल भी बेकार लगेगी, सही तरीके से आवाज आएगी नहीं, और काफी ज्यादा जो 7818 है वो आपका हीट होने लगेगा, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है, ये जो आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मैं आपको सर्किट में तो दिखाऊंगा ही, बस आप डेमो पहले समझ लीजिए, क्योंकि थ्योरी सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जब तक आप थ्योरी में समझ नहीं पाएंगे तब तक आप सर्किट में बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसके लिए भी बता दिया कि ये क्यों लगा हुआ है और इसका काम क्या है, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों जो हमारी सप्लाई आई है 7818 पर, ठीक है, जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा है 7818, यहाँ पर देख सकते हैं ये लोकेशन है इसकी, तो यहाँ पर आता है इसके पहले पिन पर, ठीक है, इसके पहले पिन आएगा, और इसका दूसरा जो पिन होता है वो ग्राउंड होता है, और तीसरे पिन से क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। ये जो हमारा पूरा ड्राइवर बोर्ड होता है, ये पूरा ड्राइवर बोर्ड भी चलता है किससे, 78018 के वोल्टेज से, ठीक है, जो यहाँ पर वोल्टेज बनेगा 78018 सॉरी 7818,
इसी वोल्टेज से चलेगा, यानी 18 वोल्ट से चलेगा। और उसके बाद इसी 18 वोल्ट को क्या किया जाएगा, आउटपुट कर दिया जाएगा एक ट्रांजिस्टर से लगा करके। ठीक है, यहाँ पर एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ होता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है सबसे किनारे पर, यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रांजिस्टर लगा करके यहाँ से ही हम जो हमारी सप्लाई है वो आउटपुट कर लेते हैं। कहाँ के लिए, ये सप्लाई देखिए यहाँ से आउटपुट हो रहा है, ये लगभग कुछ वोल्टेज यहाँ पर कम हो जाएंगे, 18 वोल्ट की जगह 17 वोल्ट होगा। और यहाँ से ये सप्लाई है ये सीधा जाएगी कहाँ पर, 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके, और यहाँ पर सप्लाई जा रही है हमारी बेस टेबल पर। ठीक है, बीच में हमने 150 ओम का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और यहीं से हमारी सप्लाई जा रही है बेस टेबल के पास। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और बता दूं, जब भी रेजिस्टेंस के बाद सप्लाई जाती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी रेजिस्टेंस के बाद सप्लाई जाएगी तो क्या किया जाएगा, उस सप्लाई को पहले फिर से फिल्टर कर लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस से सप्लाई पास होती है, जो हमारा एसी करंट है वो सॉरी हमारा डीसी करंट है, जो इस रेजिस्टेंस से जाता है डीसी करंट, तो उसमें कुछ ना कुछ फ्लक्चुएशंस आ जाते हैं। ठीक है, जब मैं उसके लिए मशीन में ओसिलो वगैरह में दिखाऊंगा तब आपको पता हो जाएगा कि किस तरह से वहां पर फ्लक्चुएशंस बन रहे हैं। जो हमारी प्योरिटी होती है, जो डीसी की प्योरिटी होती है, क्वालिटी होती है, वो उस वोल्टेज की क्वालिटी डाउन हो जाती है, या कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन या मतलब खराब खराब सी चीजें आ जाती हैं, यानी जो प्योरिटी है वो खराब हो जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं एक कैपेसिटर लगा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ इस कैपेसिटर को लगा करके मैं यहाँ पर सीधा ग्राउंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है इस वोल्टेज के हिसाब से, यानी इस वोल्टेज के कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है, लगभग 24 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 24-25 वोल्ट यहाँ पर होगा, तो मैं यहाँ पर फिर से 50 वोल्ट ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 50 वोल्ट का कैपेसिटर ले रहा हूँ, और जिसकी एमएफडी होगी या यूएफ होगा वो हम कर लेंगे 2200 यूएफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2200 यूएफ ले लेते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कैपेसिटर लगा है ये आप 50 वोल्ट 2200 यूएफ तक का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे बाई चांस ज्यादा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत कम भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करें आप कभी भी जो यूएफ होते हैं उसको कभी भी डाउन ना करें, और जो वोल्टेज है उसको तो कभी भी डाउन करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसको हमेशा इन चीजों को, अगर कई बार आपका जो सेम नंबर नहीं मिलता है तो आप इससे प्लस लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो सप्लाई के लिए है वहां की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिग्नल वाले में आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप सप्लाई वाले में बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर जगह यहाँ पर आप 2200 की जगह 3300 यूएफ भी लगा देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका एम्पलीफायर बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। तो अब उसके बाद यहाँ पर सप्लाई आ गई हमारे ड्राइवर बोर्ड पर। ठीक है, यहाँ से हमारी जो रजिस्टेंस है, जब एसी चलेगा तो इस रजिस्टेंस से जाएगी। अब जब डीसी में चलाएंगे, यानी जैसे एसी से हम चलाते हैं यानी बिजली से चलाते हैं इस ट्रांसफार्मर से, तो इस रेजिस्टेंस से सप्लाई जाएगी। ठीक है, अब जब बैटरी से चलाएंगे इस बैटरी से, तो इस डायोड के माध्यम से ही ऐसे ही चली जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वोल्टेज पहले से ही 24 वोल्ट है और यहाँ पर 36 वोल्ट 35 वोल्ट के आसपास होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाई जाती है। अब यहाँ पर आ गया हमारा वोल्टेज, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहीं से देखिए 17 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट हो रहा है और 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके हमारे बेस टेबल के लिए दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा होगा, जैसे कि हमने सब जगह लगाया हुआ है, तो सेम यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा होगा इस तरह से। अब ये कैपेसिटर लगाने के बाद यहीं से एक सप्लाई और निकाल ली जाती है हमारे माइक बोर्ड के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक माइक बोर्ड के लिए मैं सप्लाई निकाल ले रहा हूँ। यहाँ पर जो सप्लाई बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप कर देगा। यहाँ पर हमारा 17 वोल्ट निकला था, लेकिन यहाँ पर 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। अब उसके बाद जब यहाँ से आगे सप्लाई जाएगी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगी, यानी हमारा लगभग 15 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है 15 वोल्ट। ठीक है, जब भी आप चेक करेंगे यहाँ पर, तो ये जो 78-18 लगा हुआ है, 78-18 से निकल करके इसी बोर्ड में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसी बोर्ड में ही एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। इस ट्रांजिस्टर से ही निकाला जा रहा है हमारा जो ये वोल्टेज है 17 वोल्ट जो आउटपुट हो रहा है, ये वोल्टेज इसी ट्रांजिस्टर से ही निकल रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर है, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा जब अलग अलग चीजें बताऊंगा तब। तो यहां से निकला वोल्टेज हमारा, और उसके बाद 150 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके 15 वोल्ट, यानी थोड़ा सा वोल्टेज डाउन हो गया। और फिर उसके बाद फिर से एक हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देंगे, जैसे 220 ओम।
220 ओम, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा सा वोल्टेज ही ड्रॉप करना है, इसलिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फिर से लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 220 ओम लगा दिया। अब उसके बाद जो वोल्टेज होगा वो थोड़ा सा हमारा और भी ड्रॉप हो जाएगा। कई बार ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका माइक बोर्ड होता है, माइक बोर्ड पर सप्लाई नहीं जा रही है, तो आप इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस कहां पर होती है, क्यों होती है। तो बस आप समझ लीजिए कि जैसे सप्लाई जाती है तो सप्लाई में बीच बीच में रेजिस्टेंस लगाई जाती है, और रेजिस्टेंस के बाद एक एक कैपेसिटर जरूर लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लग गया और हमारा यहाँ पर सप्लाई माइक बोर्ड पर भी आ गई। अब उसके बाद देखिए इस तरफ जो कनेक्शन लगा हुआ है, इसका कनेक्शन किस तरह से होता है, यानी इसमें सप्लाई जो हमारा वीओ मीटर होता है, वीओ मीटर के लिए देखिए यहाँ पर जो 18 जो हमारा सप्लाई है, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर है, रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, तो यहाँ से ही हमारे जो सप्लाई है, जो आउटपुट हो रही है, एक सप्लाई जा रही है सीधा हमारा वेस्टिबल और माइक बोर्ड के लिए, और वहीं से एक सप्लाई सीधा जा रही है हमारी जो वीयू मीटर होता है, वीयू मीटर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसे भी सप्लाई चाहिए होगी, और वीयू मीटर में भी आईसी लगी होते हैं, एलईडी लगी होती हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, सारा कुछ लगा होता है, तो उसमें भी सप्लाई की जरूरत होती है, तो तभी वो जो हमारा वीयू मीटर है वो काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने यहाँ से सप्लाई लेकर के यहाँ पर दे दिया है, तो यहाँ पर भी लगभग आपको 17 वोल्ट के आसपास मिलेगा, ठीक है। जो जो वीयू मीटर है वहां पर भी आप देखेंगे तो वहां पर एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा होता है, सबसे बड़ा जो कैपेसिटर लगा हो, ये समझ लीजिए कि वो हमारी पावर सप्लाई के लिए है। इसी तरह सेम यहाँ पर भी होगा, कैपेसिटर लगा होगा सबसे बड़ा, ठीक है। जो जो पावर सप्लाई का कैपेसिटर होगा वो सबसे बड़ा होगा यहाँ पर भी, और सेम यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी लगा हुआ होगा, ठीक है। सब जगह आपको कैपेसिटर देखने को मिलेंगे, और सबसे बड़ा जो पावर सप्लाई के लिए होगा वही सबसे बड़ा कैपेसिटर होता है, और उसी पर आपको वोल्टेज चेक करने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बीटी कार्ड के लिए 5 वोल्ट की सप्लाई जरूरत होती है, लेकिन वहां पर हम 5 वोल्ट की सप्लाई कैसे बनाते हैं, 7805 से, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 7805 लिया गया है। इस 7805 से कितना वोल्टेज आउटपुट होता है, 5 वोल्ट। अब ये सप्लाई, ये जो पूरा सर्किट है ये भी अलग अलग बना होता है, अलग अलग, इसीलिए मैं यहाँ पर अलग से कर लिया हूँ। इसमें एक ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, एक ट्रांसफार्मर होता है, इसको हम क्या करते हैं, एसी से जोड़ देते हैं। एसी की सप्लाई यहाँ पर मिलती है, और किसी किसी एम्पलीफायर में ऐसा होता है कि ये जो आपका मेन ट्रांसफार्मर होता है, इस मेन ट्रांसफार्मर से ही उसके लिए लूप निकाल दिया जाता है, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ से निकाल दी जाती है, ठीक है। उसको फिर रेक्टिफायर डायोड लगा करके फिर से फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, ये लगाया क्यों जाता है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो 7805 होता है, जैसे यहाँ पर जो आईसी लगी होगी 7805, आपको पता है आईसी कैसी होती है, ये देखिए ट्रांजिस्टर की तरह दिखता है, ये 7805 रेगुलेटर आईसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे 7805 यहाँ पर 7818 लगा हुआ है, तो सेम इसी तरह 7805 भी होता है, और वो रेगुलेटर सप्लाई होता है। उसमें आप 24 वोल्ट के आसपास सप्लाई देंगे तो वो भी 5 वोल्ट के आसपास सप्लाई दे देता है, ठीक है। 5 वोल्ट करेक्ट, यानी फिक्स सप्लाई 5 वोल्ट वो दे देता है। तो अब ये सर्किट यहाँ पर देख सकते हैं, जो सर्किट यहाँ पर बनाई जाती है, इसका मतलब क्या है, ये सर्किट क्यों बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, और उसके बाद एक रिले भी लगी हुई है, रिले ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ हो सकता है, ठीक है, ये लगा होता है, ट्रांजिस्टर भी लगा होता है। तो अब ये रिले वगैरह क्यों लगाई गई है, ठीक है, इसके लिए भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे हमारी जो सप्लाई है, यहाँ पर देखिए जो 7805 ये जो सप्लाई लगी हुई है, इसके लिए हम यहाँ पर अलग से वाइंडिंग करते हैं, या तो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो क्यों, क्योंकि हमारा जो मेन ट्रांसफार्मर है, इस मेन ट्रांसफार्मर में 36, 37 वोल्ट और 40 वोल्ट का आउटपुट होता है। तो मतलब एक मैं बता रहा हूं कि इस तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि क्लियर 36 वोल्ट हो, क्लियर 37 वोल्ट हो। वोल्टेज अप होगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा वोल्टेज, थोड़ा सा डाउन होगा तो थोड़ा सा डाउन भी हो जाएगा, इस तरह से। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अराउंड 40 वोल्ट के अंदर ही वोल्टेज रहेगा, और लगभग अगर मीडियम है तो लगभग 36 और 37 वोल्ट के आसपास यहाँ पर सप्लाई होगी, क्योंकि ये कोई एसएमपीएस सप्लाई तो है नहीं कि फिक्स वोल्टेज रहेगा। तो आप कंफ्यूज मत होना कि बाई चांस आप चेक कर रहे हैं तो बोले कि आप सर ने बताया है कि 35 वोल्ट है यहाँ पर, अब वहां पर दिख रहा है 40 वोल्ट, या हो सकता है वहां पर 32 वोल्ट दिखे, तो सोचे कि आप ऐसा हुआ कि गड़बड़ हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। जब आपके वोल्टेज यहाँ पर 220 वोल्ट अगर यहाँ पर करंट है, यानी जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के इनपुट में 220 वोल्ट करंट है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर 35 से 36 वोल्ट होंगे।
अगर बाई चांस ये वोल्टेज बढ़ करके 250 वोल्ट हो जाते हैं तो इस कंडीशन में यहाँ पर वोल्टेज कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी 38 वोल्ट के आसपास पहुंच जाएगा, 39 वोल्ट भी हो सकता है। तो अगर जैसे यहाँ पर वोल्टेज डाउन होगा, जैसे 190 वोल्ट है, 180 वोल्ट, कई बार ऐसा होता है ना घरों में कि स्टेबलाइजर नहीं लगा होता है, वोल्टेज वहां पर डाउन हो जाता है, तो 180 वोल्ट जैसे करंट होगा तो 180 वोल्ट में क्या होगा, यहाँ पर वोल्टेज डाउन हो जाएगा और हो जाएगा कितना, 32 वोल्ट 33 वोल्ट हो जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगाया गया है ये क्या करेगा, ये स्पेशली इस जो 7805 है इसके लिए लगाया गया है, ठीक है। अब ये जो रिले लगा हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं रिले, ये रिले क्या करेगा कि जैसे जब बैटरी से चलेगा तो ये रिले ऑफ रहेगा, यानी इसका जो कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट एनसी के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, कॉमन वाला एनसी के साथ कनेक्ट होता है। मैं इसको सर्किट में अच्छी तरह से दिखाऊंगा अलग अलग करके। अब क्या होता है कि जैसे बैटरी से चलाएंगे तो ये पहले से ही डायरेक्ट हो जाता है, मतलब ये जो इसकी सप्लाई है ये इस 24 वोल्ट वाली लाइन के साथ जुड़ जाएगी। 7805 जो लगा हुआ है इस पर जो सप्लाई आएगी पहली पिन पर, 7805 के पहले पिन पर, वो सप्लाई कहाँ, सीधा 24 वोल्ट वाली लाइन से आ जाएगी, यानी जब बैटरी से चलेगा तो 24 वोल्ट वाली लाइन से जाएगी। लेकिन जैसे हम बिजली से चलाएंगे तो इस 24 वोल्ट वाली जो लाइन है यहाँ पर कितना वोल्टेज हो जाएगा, ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा, यानी 35 वोल्ट 36 वोल्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 7805 है वो हमारा खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर रिले लगा देते हैं। जैसे बिजली आती है तो यहाँ पर सप्लाई आएगी और सप्लाई आने के बाद ये जो रिले है ये रिले ऑन हो जाएगी, और ऑन होने पर ये जो इनपुट इसका जा रहा है, इनपुट कहाँ से जा रहा था, यहाँ से जा रहा था, यानी बैटरी वाले से जा रहा था, तो वो बैटरी वाले से कट करके सीधा इस ट्रांसफार्मर पर चला जाएगा। ये जो ट्रांसफार्मर है यहाँ से जो आउटपुट होगा, जो हमारा वोल्टेज आउटपुट होगा, वहीं पर जो हमारी सप्लाई है वो उस सप्लाई से, यानी इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई से जो हमारा वोल्टेज आएगा उस सप्लाई से ये 7805 चालू हो जाएगा, यानी हमारी सप्लाई बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी। अगर 35 से चला देते हैं तो ये जो 7805 है वो बार बार खराब हो जाएगा और हीट हो जाएगा या जल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है, रिले से चालू किया जाता है, ठीक है। जैसे बिजली आएगी तो बिजली से चलने पर ये जो रिले है ये ऑन हो जाएगा, और जैसे बिजली चली गई है, आप बैटरी से चला रहे हैं तो उस कंडीशन में ये रिले ऑफ हो जाएगा, और इसका जो पॉइंट होता है 7805 की सप्लाई है सीधा इससे कनेक्ट हो जाती है, जो मेन सप्लाई होती है उससे कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। और यहीं से जो आउटपुट होगा 5 वोल्ट कार्ड के लिए हो जाएगा, वीयू मीटर का मैंने बता दिया गया है। तो दोस्तों लगभग इतना हो चुका है। अब एक चीज, हाँ, ये यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 35 वोल्ट मेन सप्लाई होगा इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर का लाइन ही सीधा ले जा करके हम क्या करते हैं, ले जा करके सीधा जो हमारा ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, आउटपुट ट्रांजिस्टर, ये जो 3773 लगे होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं, ये जो 3773 लगे होते हैं, 3773 के सभी जो हमारे कलेक्टर पिन होते हैं, कलेक्टर पिन पर डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जो हम कलेक्टर पिन है वहां पर आपको 35 वोल्ट 36 वोल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो कलेक्टर पॉइंट है, ठीक है। कई बार आपको नहीं देखने को मिल रहा है या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि जहां पर सप्लाई नहीं बन रही है, तो आपको सप्लाई चेक करना होगा, और जो ट्रांजिस्टर हो गए उनके सभी के ट्रांजिस्टर पर, कलेक्टर पर आपको 35 वोल्ट की सप्लाई लाना होगा। अब फिर उसके बाद यहाँ से जो सप्लाई बनेगी, और ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है, वो सारी सप्लाई आगे देगा, बेसिंग वोल्टेज बनेगी, किस तरह से बनेगी ये भी हम देखेंगे। बेसिंग वोल्टेज के लिए मैं फिर से बता दूं, आपको याद रखना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज है एम्पलीफायर रिपेयरिंग में बायसिंग वोल्टेज। बायसिंग वोल्टेज के लिए मैं बार बार बताऊंगा, ये जो ट्रांजिस्टर लगे होंगे आउटपुट में, ठीक है, यहाँ पर आपको 0.5 वोल्ट 0.5 वोल्ट सभी के बेस पर आपको लाना होगा, चाहे इधर लगे हो इनमें और चाहे इधर लगे हो इनमें, तो सभी में आपको 0.5 वोल्ट लाना होगा। वो 0.5 वोल्ट इस ड्राइवर बोर्ड से बनते हैं, ठीक है, इस ड्राइवर बोर्ड में इसका अरेंजमेंट किया होता है और वहीं से ये सप्लाई बनती है। मैं इसके लिए आगे भी ड्राइंग के साथ बताऊंगा, अच्छी तरह से बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सर्किट पसंद आई होगी और ये जो सप्लाई है वो आपको समझ में आई होगी कि यह सप्लाई किस तरह से काम करती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपका परमानेंट रहेगा। हो सकता है वीडियो आपके प्ले ना हो, कुछ समय बाद डिलीट हो जाए, भले आप डाउनलोड करें, तो इसको आप ड्राइंग में अपने बना सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लाइफ टाइम रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में,
उसके बाद हम इसके ड्राइवर बोर्ड पे समझेंगे किस तरह से इसका ड्राइवर बोर्ड सप्लाई काम कर रहा है, और इसका माइक बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, माइक बोर्ड को समझेंगे, इसका ड्राइंग के हिसाब से ड्राइंग बनाएंगे इसका पूरा, और एक एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से इसके सारे पार्ट लगे हैं और क्यों लगे हैं, उनको हम एक एक पार्ट्स को जानेंगे। क्योंकि जो एम्पलीफायर रिपेयरिंग है उसमें आपको कभी भी कुछ भी मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि वहां पर सिर्फ सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकता है अंदर शॉर्ट होगा, किस तरह से शॉर्ट होगा उसको आप जब तक एक एक चीजें पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगली बार हम क्या करते हैं, माइक बोर्ड ले लेते हैं या बेस बोर्ड, ठीक है। यहाँ से दो चीजें हम ले लेंगे, माइक बोर्ड को अच्छे से समझेंगे और बेस बोर्ड को अच्छे से समझेंगे कि किस तरह से बेस टेबल बोर्ड काम करता है और माइक बोर्ड काम करता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।